हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीछे सब ब्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग की क्लास है ये बेसिकली हमने बोला था कि अपने टेस्ट सीरीज की डिस्कशन करने के लिए। देखो, टेस्ट सीरीज आप लोग देते हो, नॉर्मली इस टेस्ट सीरीज के बाद, इस डिस्कशन के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमको करना क्या होता है टेस्ट देने के बाद। कुछ बातें पहले कर लेते हैं क्योंकि ये फुल टेस्ट है। कभी भी कोई फुल टेस्ट, देखो हमने क्या किया, हमारा क्या अप्रोच था फुल टेस्ट स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें। हमारे पास एक ऑप्शन था कि यूपी आरओ में एक टाइम अच्छा खासा, तो क्यों ना पार्ट टेस्ट स्टार्ट कर दें। मुझे पता है कि एग्जाम री एग्जाम हो रहा है, जितने लोगों ने अच्छी एफर्ट किए होंगे उन सब ने एटलीस्ट सेक्शनल पे तो काम बहुत बढ़िया किया होगा। अब टाइम है फुल टेस्ट का, फुल टेस्ट देने का टाइम है। तो हमने क्या किया कि भैया 2 टेस्ट के बीच में 15 डे का यानी 2 वीक का गैप रख दिया। ठीक, 15 दिन में आपको करना क्या होता है। देखो, कभी भी आप 15 दिन में पूरा सिलेबस नहीं रिवीजन कर पाओगे, मुझे भी पता है। आपको कभी भी फुल टेस्ट, किसी भी इंस्टीट्यूट का फुल टेस्ट दे रहे हो तो क्या टारगेट करना होता है कि यार हम पहली बार इस 15 दिन में हाफ डे यानी 7 से 8 क्या करेंगे, 7 to 8 टेस्ट पीवाईक्यू के पेपर लगा देंगे। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो टेस्ट देते देते आपकी पीवाईक्यू पे इतनी पकड़ बन जाएगी कि पीवाईक्यू के आए हुए सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पे आपकी एक्यूरेसी बनेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आने वाला है पीवाईक्यू के ऊपर, वो सब्जेक्ट मैं आपको अभी अनाउंस नहीं करूंगा, बट जल्दी वो वीडियो आने वाला है कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में आए। ठीक है, अब तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बना चुका हूं। अब देखो, तो जब आप पीवाईक्यू लगा लो, अब इस काम में कितना टाइम लगता है मैं बताऊं। एक पीवाईक्यू पढ़ने में 2 घंटे, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है उनकी 3 घंटे। ओके, इतना टाइम। अब आपको करना क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लो, उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लो और उसी को बस रिवीजन कर लेना है जब 15वें दिन आप पेपर देने बैठो। ठीक है, आपके ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ेंगे। अभी अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बहुत परेशान होने का काम नहीं है, धैर्य रखे रहो। ठीक है, बहुत परेशान होने का काम नहीं है। आप अभी से टेस्ट दो, टेस्ट में अब आपको दिमाग रखना कि भाई कि कितना कट ऑफ जा रहा है। आपको जीएस में 80+ टारगेट करना होगा, तो टेस्ट में भी आप 80 का टारगेट करो कि भाई हमको 80+ तो टेस्ट में भी करना होगा। क्योंकि जब टेस्ट में आना स्टार्ट होगा तभी क्या होगा, तभी आपको एग्जाम मुख्य परीक्षा में तभी आपका आना स्टार्ट होगा। तो यहां टारगेट आपको यह रखना है कि भैया हमको टेस्ट में भी इतने बड़े स्कोर करने ही होंगे। अब चलो क्वेश्चन, अच्छा देखो, एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मुझे डिस्कस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ही पेपर बनाया है तो जाहिर सी बात है मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगता है मेरे लिए पेपर को बनाना। ठीक है, या इसको डिस्कस करना। तो चलो क्वेश्चंस तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले मेरे दोस्त ध्यान देना। फैक्चुअली, अब देखो जितनी भी फैक्चुअली क्वेश्चन है ना, उनको तो भाई सीधा सा बात है आपको फैक्ट याद करना। अगर आपका गलत हो गया आपको नोट्स बना के फैक्ट याद करना है। मैं उसमें क्या समझाऊंगा, जैसे मान लो अगर कोई एकदम फैक्ट है कि यहाँ पे कौन राष्ट्रपति बना, आपका गलत हुआ है तो मैं बताऊंगा भाई यहाँ पे निशांत राष्ट्रपति बने फॉर एग्जांपल। अभी मैं कहीं का राष्ट्रपति नहीं हूं, तो सीधी सी बात है ना कि आपको निशांत याद करना, मुझे निशांत बोलना रहेगा। तो इससे बेटर है कि मैं निशांत बोलने से अपना समय बचा लूं, क्योंकि उसमें कोई समझा पाना तो बड़ी बात है नहीं, भाई कैसे समझाएंगे। हाँ, कुछ अगर लॉजिक बनेगा कि यार याद करा दे तो वो जरूर याद करा देंगे। कैसे अपने को क्वेश्चन के अराउंड जाके टॉपिक्स तैयार करना होता है उस पे काम करा देंगे। ठीक है, ये सारे काम हम लोग आज ही कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे क्या है। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो इंटरनेशनल योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है। अब इससे देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे बस मैं ये कहना चाह रहा था आप लोग से कि जितने इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना उनकी थीम आप लोग याद करो। इसी तरीके से विश्व क्षय दिवस की क्या थीम हुई, विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी, जो करें हम क्या होता है कि यार हमने याद कर लिया कि विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे इस दिन मनाया जाता है, लेकिन उसकी थीम याद करना भूल जाते हैं। अपने लोग के लिए थीम इंपॉर्टेंट होती है और यूपी आरओ थीम बेस्ड क्वेश्चन कम से कम 3 पूछता है। ठीक है, अब देखो योगा डे है, योगा डे की थीम क्या बोल रहा है, ऑप्शंस पढ़ो। मान लो आपको नहीं भी याद आ रहे थे तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम के लिए तो योग नहीं होगा इसकी थीम, मतलब एक सोचो, एक सोच से काट सकते हो। ठीक है, एक बार हृदय के लिए योग मान भी सकते थे कि भाई ये हो सकता है, बट हृदय से ज्यादा बेटर लग रहा था कि स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, तो आप डाउट में भी कहां पढ़ते, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, यही 2 आपके लिए डाउट बनता। बाकी 2 ऑप्शन बहुत आसान थे, इनको आप काट सकते थे। तो इस तरीके से मान लो कि आप डाउट में कभी क्वेश्चन चले जाओ तो यहां पे क्या रखो, ऐसे 2 क्रॉस बना दो और जब सेकेंड टाइम में लौट के आप पेपर कर दें
तब ऐसे क्वेश्चंस को टिक करो, तब ऐसे क्वेश्चन को टिक करो। हमेशा थीम ध्यान देना, थीम का कॉन्सेप्ट बहुत लॉन्ग होता है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, स्टेटमेंट भले छोटा रहता है लेकिन वो कहना बहुत बड़ी बात चाहता है, ठीक है। कभी भी ऑप्शंस थीम्स में अगर आपको लगे कि मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कि क्या माना चाहिए, तो आप समझ जाओ कि थीम्स का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे मतलब आप चैप्टर क्या होता है, चैप्टर का छोटा सा नाम लिखा रहता है लेकिन उसके अंदर की जो बात होती है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो थीम्स का जो गेस करना है वो अपने दिमाग में ऐसे गेम्स का, जैसे इसका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ध्यान देना, ये इसका क्या था, आंसर था, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक देश जो है जिसने क्रोज यानी कौवों से परेशान इतना हो गया है कि बोला है कि हम क्या करते हैं कि जितने कौवे हैं 1 मिलियन क्रोज को मार देने का घोषणा किया है। अब सोचो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पितृपक्ष में क्या होता है कि भाई कौवों को खाना खिलाया जाता है। अब सोचो वहां पे जो हिंदू होंगे उनका तो पितृपक्ष बर्बाद हो गया, कौवा ही नहीं बचेगा। तो 1 मिलियन क्रोज को मारने का ऑर्डर किसने दिया है, तो वो क्या है, वो उस कंट्री का नाम केन्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, जैसे टेस्ट में आपको कोई ऐसी कंट्री मिली, आपको लगे यार कि मुझे याद तो आपने कर लिया केन्या, बट आपको लगे यार मुझे केन्या का लोकेशन ही नहीं पता है, तो पेपर में देखोगे 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पेपर में कैपिटल पूछता है कि भाई कि XYZ कंट्री जो है उसकी कैपिटल क्या है। कैपिटल वाले क्वेश्चन एक तो रिपीटेड पूछती है कि जो आयोग ने पहले पूछा है, जैसे किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इन सबके ऑलरेडी मतलब PYQ उठाओगे तो सबके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पूछता है कि 40 कबीलों का देश किसको कहते हैं, ठीक। तो अब देखो, तो जब आप केन्या की कैपिटल तैयार करते हो, जब आप गूगल करोगे तो क्या करो, एक बार मैप देख लो। आपको केन्या जब मैप देखोगे तो कुछ चीजें पता चलेगी। जैसे हो सकता है कि केन्या से कोई रिवर निकल रही हो, जो बढ़िया रिवर हो, आपको लगे यार कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो कि उस पर्टिकुलर महाद्वीप की दूसरी या पहली सबसे बड़ी रिवर हो सकता है वहां पे आपको कोई बहुत बड़ी लेक दिख जाए जिसको आपको इंपॉर्टेंट है याद करना था। हो सकता है कि उस देश में कोई डेजर्ट हो, ठीक है, वो आपको हो सकता है उस देश से संबंधित कोई ट्राइबल हो, ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है। देखो कैसे क्या क्या चीजें उस कंट्री के बारे में आपको जानने होते हैं, ठीक। कैपिटल, ट्राइबल, डेजर्ट, रिवर, लेक, ठीक, इन चीजों के बारे में आपको जरूर देख लेना होता है। अच्छा, अब क्या ना, जब आप PYQ पढ़ोगे तो अब देखो, अब ट्राइबल ढूंढने पे मत पड़ जाओ। अब जब मैप देखोगे तो डेजर्ट, लेक, रिवर, ये सब आपको वहीं दिख जाता है, ठीक। तो यानी पहला कॉन्सेप्ट आज के डिस्कशन से क्या सीखें कि भैया जिन कंट्रीज का आपको लोकेशन नहीं पता है, पहला काम क्या है, उनको गूगल करेंगे। जैसे देखो, आप जब केन्या गूगल करोगे, ध्यान रखना है, केन्या गूगल करोगे, अब देखो जैसे मुझे इसका आंसर टिकना होता तो नॉर्मली अफ्रीका महाद्वीप क्या ना जंतुओं और पक्षियों से, खासतौर पर पक्षियों से बहुत परेशान है, ठीक है। चमगादड़ यहाँ पे बीमारी फैला के चली जाती है। अब देखो, तो मैं इसमें ट्रिक करता ना किसी को, तो वो ट्रिक करता किसी अफ्रीकी कंट्री को, यानी मैं इसमें इजीली चीन को और ब्राजील को काट देता। मुझे अगर इसका आंसर मुझे नहीं पता रहता तो मैं गेस कर लेता सूडान और केन्या में से किसी में आके फंसता तो यही फंसता, चीन और ब्राजील तो नहीं मारता, ठीक। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि जब आप ऐसा गूगल करते हो, जैसे यहां पे आप जब केन्या गूगल करोगे तो आपको लेक विक्टोरिया मिल जाएगा, ठीक है। लेक विक्टोरिया से हमको पता है कुछ रिवर्स निकलती हैं, उनका नाम तैयार करोगे। लेक विक्टोरिया किसके किसके साथ बाउंड्री बनाती है वो तैयार करोगे, लेक, ठीक है। सबसे बड़ी लेक कौन सी है उसका ऑर्डर तैयार करोगे। ये सारे PYQs में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब आप फुल टेस्ट लगाओगे, क्योंकि 15 दिन का टाइम मिला ना, तो आप अपने इस टेस्ट पे टाइम दोगे और इसका इस प्रकार से क्या करोगे, एक शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे। और अब बोलोगे सर कैसे तैयार करेंगे, भाई अब देखो, अब जैसे आप मान लो गूगल किए, आपको पता चला कि लेक विक्टोरिया, हमको लेक विक्टोरिया के बारे में जानना है। एक ऑप्शन क्या है, लेक विक्टोरिया गूगल कर लो। दूसरा ऑप्शन बताता हूं, आप क्या करो, जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी में जाओ, वर्ल्ड जियोग्राफी में लेक का टॉपिक है, लेक का चैप्टर खोलो, लेक विक्टोरिया देख लो, 3-4 क्वेश्चन आए होंगे, क्या क्या फैक्ट्स आए देख लो, तैयार कर लो। एक दूसरा ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये समझाने का तरीका था कि भैया क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हो। आ जाओ, अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, मान लो किसी को नहीं आता था तो वो भी कैसे सही कर देता, ठीक है। चलो कह रहा कि ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, आपकी GST काउंसिल के बारे में क्वेश्चन दिया था, ठीक है। पहला GST काउंसिल के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर से सिफारिश की टैक्स को, ठीक है, यानी 12% रेट ऑन मिल्क कैंस जो है। अब देखो, आपने सुना कि सर 12% रेट से टैक्स लगा रही है, गरीब कैसे, भाई गरीब कैन वाला दूध पीता ही नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मली। हाँ, अब ये बात है भाई कि कोई शहर में जाके बसा है, मजदूरी कर रहा, तो उनकी मजबूरी है भाई, वो वही मिलेगा, ठीक है। तो अब उतना मतलब अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल सा काम है। अब हम खैर हमारे लिए वो टॉपिक नहीं है। अब मान लो कि ये स्टेटमेंट आप लोग
फंसे तो कोई बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि जीएसटी काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर अधिकारियों द्वारा अपील दायर करने के लिए 20 लाख की सीमा डिसाइड की है। अब यहां पे एक स्टेटमेंट पढ़ो, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कितने रुपए? 20 लाख रुपए। भाई सुप्रीम, नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, और सीमा कितना डिसाइड कर रहा है उसकी? 20 लाख रुपए। आपको नहीं लग रहा कि बहुत कम औकात लगा दिया? ठीक है, आप जाओगे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स की जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, जो अपीलीय उसको अधिकरण बोलते हैं, उनकी सीमा 20 लाख से। अब पता है ट्रिब्यूनल के पास से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास से सुप्रीम कोर्ट, तो भैया ये सीमा, ये बाउंड्री ही आपको क्या दिख रही है? बहुत कम दिख रही है। थोड़ा सा सोचना था बस, मतलब इतनी कम होगा तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं होगी। काट दो, ये ऑप्शन क्लियर, 100% काट दो। ठीक है, अब देखो नॉर्मली स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको बता दो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे अगर आप कभी दिक्कत में जाओ, तो अगर परसेंटेज लिखा है, ठीक है, तो परसेंटेज 50-50 का यहाँ पे चांसेस होता है। 50% सही परसेंटेज होता है, 50% गलत। खास अगर पॉइंट में परसेंटेज वाला स्टेटमेंट दिया हो कि 15 और 12.5% की दर से, तो वो स्टेटमेंट थोड़े चांसेस बनते हैं गलत होने के, कि वो आयोग ने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली जो परसेंटेज बेस्ड स्टेटमेंट होते हैं वो अक्सर सही दे देती है आयोग। हालांकि इसमें इसका रेशियो आयोग का 50-50% है। अच्छा, ये उनके लिए जो नहीं, बाकी अपने दिमाग में क्या रखना है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशंस आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर लिखा कि 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सभी दूध के डब्बों पर 12% का जो रेशियो वो डिसाइड किया गया। 20 लाख जो सीमा डिसाइड की गई थी वो अपीलीट ट्रिब्यूनल्स की, 1 करोड़ हाई कोर्ट की और 2 करोड़ सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड की गई है। ये सारी बातें लिखी गई है। आगे उसने जीएसटी काउंसिल को आपके एक्सप्लेनेशन में समझा गया है कि भाई जीएसटी काउंसिल की स्थापना कैसे हुई, इसकी कौन कौन से सदस्य होते हैं, उनके बारे में डिटेल पूरा दिया गया है कि जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रत्येक राज्य, ठीक है, मतलब एक पूरा स्टेटमेंट ही लिखा गया कौन कौन से सदस्य होंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। अच्छा ध्यान देना, जो अगर ये वीडियो मुझे नहीं पता है कि पब्लिकली यूट्यूब पे जा रही है, कहां जा रही है, तो जो दोस्त टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, देखो 500 रुपए में भाई 10 टेस्ट है। आप सबसे बड़ी बात है इस टेस्ट की फायदा ये होता है कि आप फिर से एक्टिव होकर अपनी तैयारी के लिए गूगल मीट के थ्रू आप पेपर देते हो, एक रिजल्ट बन के जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या ना, हमने तो अभी नया नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो हमारे पास कोई पुराने पेपर नहीं, कि हम अपने पुराने पेपर चलाएं। हम नए पेपर्स खोज के नए पैटर्न के अनुसार बना रहे हैं। जो अभी री एग्जाम हुआ है, मतलब सॉरी एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो उसमें क्या नेचर चल रहा था क्वेश्चन का, उस पैटर्न के अनुसार जाके नए क्वेश्चन तैयार किए, ठीक है। तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपको इससे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर। अभी नई लोकसभा का हमको बताया कि गठन हुआ है। अभी जो नई लोकसभा है क्या, वो 18th लोकसभा है, ठीक है। मोदी जी जिन 3 लोकसभा का नेतृत्व कर चुके हैं, वो 16th लोकसभा का कर चुके हैं, 17th लोकसभा का कर चुके हैं, 18th यानी 3rd टर्म इनका चल रहा है, जिसको वो कर किया। अब यानी क्या है, एक तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है और कौन सी बीत गई। एक क्वेश्चन ये बन के आ सकता है। दूसरी आप देखोगे, ये 18वीं लोकसभा ये ईयर दे देता है। जैसे मान लो कि 16वीं लोकसभा क्या था, 16वीं लोकसभा आपका था 2014 से 2019, 17वीं आपकी 19 से 19-5-23, और ये आपका 19-5-24, ठीक है, 19-5-24 सॉरी, ठीक है, 24 से 29 ये होगा। तो आप देखोगे इनिशियली जब एक बार देश आजाद होता है, आजादी के बाद जब पहली लोकसभा का गठन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसके बाद से एक दिखोगे एक समय तक कंटिन्यूटी के साथ लोकसभा 5 साल तक चलती है। लेकिन वो 70 का ड्यूरेशन याद करो, 70 का दशक याद करो। 70 के दशक से क्या होगा आपका, 70 के अंतिम दशक के अराउंड आके, ठीक है, अंतिम ड्यूरेशन में आके आपको मिली जुली सरकारें देखने को मिलेंगी। और जब क्या होगा, जब मेजॉरिटी कांग्रेस की घटेगी, जब मिली जुली सरकार बनना स्टार्ट होगी, तब सरकारें जल्दी जल्दी गिरना शुरू होंगी। तो इसी के लिए उस ड्यूरेशन, अब देखो 14वीं से लेके 18वीं तक अभी मेजॉरिटी का शासन है, मतलब 5-5 साल चला है। मुझे मनमोहन सिंह का भी कार्यकाल 2 साल वो बढ़िया से चला था, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं मोदी जी निकाल लिए, 18वीं। तो 14वीं से 18वीं तक के क्वेश्चन हाँ आना मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन 5th लोकसभा से लेके, ठीक है, 5th लोकसभा से लेके आपकी जो 10th लोकसभा, मतलब 13वीं लोकसभा, 13th लोकसभा है, इसके बीच की ईयर और लोकसभा का ड्यूरेशन
आपसे पूछ सकता है, और पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं तुक्का मार रहा हूं भाई, पूछा हुआ है। देखो जितने होमवर्क दूंगा ना, आंख मूंद के ट्रस्ट करके तैयार करना। करंट अफेयर भी पढ़ाते वक्त आरओ के पेपर में जितने होमवर्क दिया था, बहुत सारे होमवर्क आपके एग्जाम में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुए थे, चाहे वो एग्रो मार्क वाला क्वेश्चन था, जो भी। आप सब अगर करंट अफेयर, नो डाउट कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पढ़े होंगे, जैसे पेपर कितने दिए होंगे आरओ का, अराउंड 5 लाख के करीब में लोग, 4 लाख 5 लाख 2.5 लाख लोग मेरी क्लासेस पहले देखे थे, ठीक है। तो वो लोग समझ सकते हैं, तो होमवर्क जरूर नोट करके कर जाना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसका मतलब इसका आंसर आप लोग सीधा याद करो, भर्तृहरि मेहताब। अब देखो मैं टाइम क्यों अभी ले रहा हूं, मैं एक एक फैक्ट्स अभी नहीं बताऊंगा, अभी आगे मैंने फैक्चुअली क्वेश्चंस को छोड़ देना है, ठीक है। बस मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं पेपर में, उन्हीं पे बस फोकस नहीं करना है, थोड़ा दिमाग में घुमाना है कि अपने को यार ये चीजें भी देखनी होती हैं। अब देखो जैसे आपको आ गया है, ठीक है, एक कर्व के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, यहां पे लिखा है प्रेस्टोन कर्व, आया हुआ क्वेश्चन। अब देखो इकोनॉमी में आप जाओगे तो आपके कई सारे कर्व्स मिलते हैं, जैसे फिलिप्स कर्व का नाम सुनते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल क्रूजेंट्स कर्व का नाम सुनते हैं आप लोग, ईकेसी, ठीक है, जो कि ठीक है, जो कि ये देखोगे, ये चीज आप लोग सुनते हो। इसके बाद मतलब इस तरीके से बहुत सारे कर्व का आप सुनते हो। तो आपका काम पहला क्या जानते हो, पहला होमवर्क आप लिख जाओ, होमवर्क, ठीक है। इसी तरह से आप लोग लॉरेंज कर्व का नाम सुनते हो, तो पहला होमवर्क है कि सारे कर्व बेस्ड क्वेश्चन पे नोट्स बनाओगे आप लोग, ठीक है, सारे कर्व बेस्ड क्वेश्चन पे नोट्स बनाओगे। देखो 2 कर्व बेस्ड क्वेश्चन इसी बार पेपर में हमने दो दिया है, 2 कर्व बेस्ड क्वेश्चन हमने इसी बार पेपर में दिया है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हम अपने टेस्ट सीरीज में कंप्लीट करा देंगे, बट यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेडी रहो, ठीक है, खुद को रेडी रखो। अब देखो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चंस। अब देखो एक मैंने क्या किया है कि पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो जो प्रेस्टन कर्व है वो जीवन प्रत्याशा, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और वास्तविक प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा इनकम है, जो रियल पर कैपिटा इनकम है, उनके बीच रिलेशन को संदर्भित करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर आप स्क्रीन पे देखोगे तो लॉरेंज कर्व, ठीक है, लॉरेंज कर्व की जो ये रेखा ना, ये समता रेखा इसको कहते हैं, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन कहते हैं, यानी असमानता विद्याप्त ही नहीं है, ठीक है। और इसके बीच का ये गैप, ये जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, असमानता उतनी ज्यादा विद्यमान है, असमानता उतनी ज्यादा विद्यमान है, ठीक है। तो जैसे जैसे कर्व के बीच का एरिया 0 होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 होगा, परफेक्ट इक्वलिटी लाइन तैयार हो जाएगी, ओके। तो ये क्या है, तो ये आपका हो गया, ये आपका लॉरेंज कर्व है, ये आपका क्या है, ये आपका लॉरेंज कर्व है, ठीक। अच्छा, फिलिप्स कर्व इसी तरीके से, तो फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है कि भैया इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो फिलिप्स कर्व दर्शाता है। इसी तरीके से मैंने यहां पे आपका इन्वायरमेंटल क्रूजेंट्स कर्व लिख दिया है, ठीक है, ठीक। तो जो मतलब जो जीडीपी ग्रोथ है, ध्यान देना है, ठीक, और इन्वायरमेंटल जो लॉसेज हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो इन्वायरमेंटल क्रूजेंट्स कर्व दिखाता है, ठीक। तो 3 के बारे में तो अभी हम लोग देख लिए, बट एक बार कर्व बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग फिर दिमाग में रख रहा हो कि होमवर्क कर जाएंगे यार, कि होमवर्क है कि अपने को कर्व बेस्ड क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं। 3 तो ऑलरेडी यहीं पे आपको करा दिया गया, ठीक है। अच्छा आ जाइए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे से ज्यादा लेक्चर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग क्लासेस को थोड़ा उड़ाएंगे भी, तो दिमाग में रखना कि बहुत परेशान नहीं होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहां पे गया भैया, ये यहां पे है। यहां पे क्या है कि एक ग्रह पे क्या हुआ था, चंद्रमा की, एक ग्रह की चंद्रमा, मतलब यहां पे कैलिस्ट्रो के बारे में बोल रहा है, कह रहा है कि कैलिस्ट्रो क्या है, कैलिस्ट्रो एक ग्रह की चंद्रमा है, ठीक है, एक प्लैनेट्स मून है, जहां हाल ही में ओजोन की खोज की गई है। अब आप अगर कोई पीवाईक्यू पढ़ रहा होगा तो हमको पता है ओजोन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन डे हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, तो भैया वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, तो पहला तो क्वेश्चन हो गया वर्ल्ड ओजोन डे। आपको पता है वर्ल्ड ओजोन डे जो अपना एटमॉस्फेयर वो कई सारे लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो इसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ किया है कि क्या 100% ओजोन आपको स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, तो नहीं, आपका 90% जो 10% ओजोन पाया जाता है वो आपका ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ओके। और जो 90% आपका ओजोन है वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक।
ठीक है। अब इन सभी में क्या है, जो टेम्परेचर की परिवर्तन है, जो टेम्परेचर का नेचर है इन सभी लेयर्स में, कहाँ पे बढ़ती है, किसमें किसमें जाके तेजी से घटती है, ठीक है, किसमें समान चलती है, ठीक है, कहाँ पे हवाई जहाज उड़ा जाते हैं, किसमें, ठीक है, कहाँ पे बेतार संचालन इंपॉर्टेंट, मतलब समझे ना, एक एक चीज आपको क्या करना होता है, यहां से तैयार कर लेना है। एक एक चीज यहां से क्या है, इसके संदर्भ में जो फैक्ट्स हैं, पेपर में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कि अरेंज करो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इनको अरेंज करने के लिए पेपर में क्वेश्चन आता है, वो तैयार करो आप लोग। ओके, हम बता ओजोन क्या करती है, सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज होती है उसको रोकती है। उस अल्ट्रा वायलेट रेज अगर अर्थ पर आना स्टार्ट करे तो क्या होगा, तो त्वचा कैंसर की जो घटना है, त्वचा कैंसर की जो घटना है, स्किन कैंसर की घटना देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओजोन लेयर में छिद्र करना कौन सी गैस महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कर रही है, तो कौन सी कर रही है, चलो बताओ भाई, ये तो नहीं बताएंगे, ठीक है। होमवर्क कर लो। तो ये टॉपिक पहला क्या है, आपको एज अ टॉपिक डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर तैयार करना है, फिर जितने फैक्ट्स बताएं वो तैयार करना है। अब देखो ग्रह के बेस पे क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली क्या बना यूपीपीसीएस बनाती है कि भैया कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, कौन सूर्य के नजदीक है, कौन सूर्य से दूर है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह की घटना कहां पे पाई जाती है, ठीक है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तारामंडल किसे कहते हैं, यही पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। अब इसके अलावा पेपर में ये करेंगे का क्वेश्चन क्या है, तो ये जो घटना है आपको ये वाला, ये एक्चुअली, ठीक है, आपकी शनि में देखने को मिली है, ठीक है। तो एक तो पेपर में आपको आ सकता है कि कैलिस्ट्रो किसका किसका चंद्रमा है, किस ग्रह का चंद्रमा है, तो कैलिस्ट्रो का। यहीं पे आपको क्या देखना है, यहीं पे आपको ओजोन की खोज देखने को मिली है। अब देखो पेपर में बताओ, अब बताओ कि शनि के पास या मार्स के पास, किसके पास, ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है और कितना है, ठीक है। वीडियो कोई देख रहा होगा तो कमेंट करो, कोई क्या देख ही रहो आप लोग तो कमेंट कर दो उसको, ठीक है। तो यहां से आप जाके एक बार जो ग्रह वाला टॉपिक है, आप चाहो तो वो प्लैनेट्स वाला वो तैयार कर सकते हो, जितनी चीज बोला उतनी तैयार कर लो, तो भी कोई बात नहीं है। प्लैनेट्स के बीच में कुछ समानताएं हैं, कुछ समझना, उन समानताओं के कारण किसी को जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा भाई कहते हैं, जो भी कहते हैं, आप वो तैयार कर लो। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किसको दिन का तारा कहते हैं, किसको रात्रि का तारा कहते हैं, ये चीजें आपको तैयार करनी होती हैं, क्योंकि पेपर में क्या आती है, पेपर में घटना, इंपॉर्टेंट जानकारियां, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आरओ में खूब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब देखो 7वां नंबर क्वेश्चन में, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं, अभी क्यों टाइम खत्म करूंगा। अभी अब तक मैंने ना केवल आंसर डिस्कस किया, कैसे फुल टेस्ट को मतलब करना चाहिए, उसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, ये भी आपको पैरेलली बताते चला। अब देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, भाई गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। अब भैया किसी को आंसर जानना हो तो भाई जान लो भैया कि ये दिया गया आलोक शुक्ला जी को। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल एक ठीक है टाइलर प्राइज है, ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए ही दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में क्वेश्चन पूछ के बना हुआ है, यूपीएससी ने अपने मेंस में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखना है, अब देखो फैक्चुअली क्वेश्चन हम लोग ऐसे उड़ाएंगे कि ग्लोबल हाइपरमून कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कब किया गया, ठीक है, या सॉरी कहां किया गया, तो आईटी मद्रास में किया गया था। इसका आंसर डायरेक्टली जो फैक्चुअली क्वेश्चंस है आप ऐसे उड़ाओ। डस्टलिक 2024, ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं, कुछ बैटल्स ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ते ही पता चलाता है ये किन दो देशों के बीच में हो रही है, ठीक है, लेकिन कुछ बैटल्स आपको याद करने पड़ते हैं, वो पता नहीं चलता है नाम उनका मिला के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बायलैटरल प्रैक्टिस हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं। अब देखो अगर हम लोग उज्बेक में, ठीक है, पहला काम आपका क्या है, उज्बेक, एक तो आप गूगल करोगे, गूगल करके बताओगे क्या ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क, इसकी कैपिटल आप लोग बताओगे, ये दो काम आज बताओगे आप लोग। और अगर लैंड लॉक्ड कंट्री तो देखना उसके बगल में क्या, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इनमें से कोई, अफगानिस्तान, कोई ऐसा भी है जो लैंड लॉक्ड और भी हो, उनके बारे में बताओ। तो डस्टलिक का मतलब होता है मित्र, हम आपसे मित्रता करते हैं। तो डस्टलिक अभियान आपका 2024 का किससे संबंध हो गया, तो ये हो गया उज्बेकिस्तान से संबंध हो गया, इसका उज्बेकिस्तान से संबंध हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस मतलब फैक्चुअली हैं, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे देख लेना रहता है।
वित्त आयोग। अब पेपर ने डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बना दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया है कि भैया जो अभी वित्त आयोग बना है, 16th फाइनेंस कमीशन बनी है, तो 16th फाइनेंस कमीशन किसको बनाया गया है, किसकी नियुक्ति की गई है। ठीक, ऑप्शन है स्क्रीन पे, राकेश मोहन फला डिमका। आप वैसे डायरेक्टली तैयार कर जाओ। ठीक है, अरविंद पनगड़िया इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब आपका काम क्या होना चाहिए ना यार, फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ चीजें पूछ के आती है कि फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल्स बताओ। आर्टिकल 280 वर्क क्या है, राजस्व बंटवारा। फिर इसी तरह राज्य वित्त आयोग पढ़ लो। तो आपके पास इसके लिए होमवर्क मैंने लिखा है कि भाई ये आर्टिकल्स एक बार वित्त आयोग पढ़ लो आप लोग। भाई ये दोनों होमवर्क तो मैंने बता ही दिया, इससे एक बार राज्य वित्त आयोग का क्या काम होता है, कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल है या नहीं, क्या संवैधानिक संस्था है या नहीं है। ठीक है, एक बार ये तैयार कर लो, ये अप्रोच होता है तैयारी करने का। ठीक है, अब देखो 11वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डुवार्स क्षेत्र चर्चा में रहा, यह क्षेत्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखो अब थोड़ा सा मैं उड़ाऊंगा। अब देखो ये फैक्ट्स क्वेश्चन है, तो फैक्चुअली क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली भाई आपको याद करना है कि भाई चाय उत्पादन से संबंधित ये एक बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र मतलब क्षेत्र माना जाता है। ठीक, ये इस क्षेत्र का संबंध आप देखोगे वेस्ट बंगाल वाले से है। पहली चाय कंपनी कहाँ स्थापित की गई, तो असम में स्थापित की गई थी। ठीक है, शायद 15 लाख उसकी बेसिक वो थी, मतलब औकात वाली कंपनी थी 50 लाख की। मतलब ये फैक्ट थोड़ा सा हो सकता है गलत हो, बट असम राइट आंसर है। और असम की वो कंपनी एक असम चाय कंपनी करके उस कंपनी का नाम ही है असम चाय करके समथिंग, बीच में भी कुछ वर्ड्स मैं भूल रहा हूँ, वो आज भी रेगुलेटेड है, आज भी चल रहा है, सबसे ओल्डेस्ट चाय की कंपनी है वो। ओके, हम हुआ था कि 1813 में क्या हुआ था, चीन और चाय इन दो से एकाधिकार को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार इंग्लिश ने छीन लिया था, और चीन और चाय को भी 1833 में छोड़ लिया चार्टर सेक्शन में। ठीक है, 11वें नंबर आप खुद कर जाओ। ठीक है, बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट, आज अभी करंट अफेयर की क्लास में लेने वाला हूं, वहां मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, कि बुकर प्राइज के बारे में एक बुक है कैरोस बुक जीता, मतलब ने ये बुकर प्राइज जीता है। इसको माइकल हॉफमैन के द्वारा लिखा गया है और जेनी एरपेनबेक के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर में भी। मई की करंट अफेयर की क्लासेस में लाने वाला हूं और वन ऑफ द बेस्ट क्लास लेके आऊंगा। मतलब एक बार आप लोग क्लास देखना तो आपको लगे यार क्या मजेदार बात है। आपको मैं दिखा भी देता हूं, बुक्स वहां पे है, नहीं तो मैं कॉपी मेरी नोट्स, नहीं तो मैं दिखा देता हूं कि आप लोग कितने बेहतरीन नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है, फिर मैं आप लोग को कराने आऊँगा। मैं चाहूँगा आप लोग को एक बार दिखा भी दो। तो मुँह उठा के पढ़ाने आना एक अलग की बात है। स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा ना? अच्छा, ये मुझे लग रहा है ब्राइटनेस है इसलिए नहीं दिख रहा है, अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अच्छा, अब देखो ये देखो पूरी एक एक नोट्स, मतलब बहुत बेहतरीन चल रहे भाई। ठीक है, एक एक नोट्स 3 पेज का पूरा, मतलब इतनी नोट्स बनाओ कि आप 1 महीने के शॉर्ट नोट्स 3 पेज में बना सकते हो। ठीक है, इतनी बेहतरीन नोट्स तैयार किया हूँ। तो बस अपने को तैयार रखो, हर संकट में हम साथ हैं। ठीक है, आपकी संकट में हम साथ हैं, हमारी संकट में आप साथ हैं। ठीक है, मिलजुल के एक दूसरे का साथ देंगे। 13th नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विधवा पुनर्विवाह की वकालत किस गुजराती में सत्यप्रकाश की शुरुआत किसने की, गुजराती में। ठीक है, मतलब इसके थ्रू वो क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। तो किसने स्टार्ट की, ऑप्शंस पढ़ो। तीसरा सी नंबर ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, करशोन दास मूल जी इनका नाम है। 12th नंबर पॉइंट इंग्लिश में खोल लूं ये। अच्छा, ये ट्रांसलेशन कुछ गलत हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। नहीं ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, अब आपका काम क्या है, अब इसका आंसर आप देखना चाहते हो तो भाई आंसर तो आपको सीधा मॉडल आंसर से पता चल जा रहा है, सी है आंसर। अब आपका काम क्या होना चाहिए भाई, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक अधिनियम आया था, अंग्रेजों ने कुछ तो सुधार किया है, सती प्रथा संबंधित सुधार किया है, दास प्रथा संबंधित सुधार किया है। ठीक है, फिर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित सुधार किया है, शिशुवध प्रथा पे बैन किया है। खासतौर पे कैनिंग का ड्यूरेशन याद करो, कैनिंग का नहीं, बेंटिक का ड्यूरेशन, बेंटिक के ड्यूरेशन में भाई बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, कह रहा है कि भैया कि इसको कालानुक्रम में अरेंज करो।
अब आप बोलोगे सर दो आंसर तो आप पहले काट के रख रहे हैं, नकल कर रहे हैं। नकल नहीं कर रहे मेरे भाई, ध्यान दे, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, अभी समझा देता हूँ। मैंने क्या लिखा कि बी और डी ऑप्शन तो थोड़ा सा भी जिसने पढ़ाई की होगा ना वो काट देगा। क्यों मैंने बोला है, अब ध्यान देना, ठीक है। आइए देखते हैं। अब सोचो, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई होगी तो क्या आते ही, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो क्या उसकी औकात है? ईस्ट इंडिया कंपनी कब आ रही है? 1600 में आ रही है। 1605 में क्या हो रहा है? अकबर की मृत्यु हो जा रही है। 1605 से कौन बैठ रहा है गद्दी पे? जहांगीर बैठ रहा है। अब देखना, जहांगीर के दरबार में को पता है कि दो ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की टाइटल देता है और 400 का मनसब प्रदान करता है। ये सारे फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। हालांकि कंपनी खोलने का, मतलब यहां पे स्थायी कंपनी खोलने का राइट्स नहीं देगा। बाद में थॉमस रो को परमिशन मिलती है कि भाई आप संपूर्ण मुगल क्षेत्र में कहां भी, जहां भी चाहो आप कंपनी खोल सकते हो। ये सारे राइट्स मिलते हैं। तो यानी गोलकोंडा अभी जहांगीर के समय में अपने आप को इतना आजाद नहीं महसूस करेंगे कि भैया हम परमिशन दे देते हैं। ओके, ये इनकी औकात नहीं है, क्योंकि मुगल अभी पावरफुल है। भारत में रहना है तो मुगलों से भी सामना करना होगा, ठीक है। तो गोलकुंडा की घटना स्टार्ट की घटना नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये स्टार्ट की घटना नहीं है। द कंपनी गेट्स द गोल्डन, ठीक है, जो गोल्डन फरमान मिला था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, ये स्टार्ट की घटना नहीं है। कब की घटना छोड़ दो, आपको चलो नहीं पता है, आप छोड़ दो। ये 1632, आप जानना भी चाहते हो तो 1632, 1632 की घटना है, आगे चल की घटना है। पहले क्या होगा, अब देखो, अराइवल द सन थॉमस रो इन जहांगीर कोर्ट। तो जहांगीर के कोर्ट में हमको पता है ये आ जाते हैं। 1605 में जहांगीर आता है, 1613 या 15 में जहांगीर के कोर्ट में ये आता है, ठीक है, 1615 में आता है, ठीक है। सूरत की फैक्ट्री शायद लग चुकी थी, पहले सूरत की फैक्ट्री लग चुकी थी, उसके बाद ये आता है, ठीक है। साउथ में मुसलीपट्टनम में लगती है। अच्छा, पहली अस्थाई और अस्थाई कंपनी कहां अंग्रेजों ने स्थापित की थी वो बता दो। अब सोचो, जब आपको ये पता चलेगा कि भाई ये स्टार्टिंग की घटना है और ये लास्ट की घटना है, तो आपको क्या पता चला? 1 इज ग्रेटर देन 4, यानी पहले नंबर की जो घटना है वो पहले हुई है, चौथी नंबर की बाद में हुई है। अब 1 इज ग्रेटर देन 4 कहां नहीं है? यहां पे 1 इज ग्रेटर देन 4 है, एक देखो पहले लिखा है, 4 बाद में लिखा है। लेकिन यहां तो यहां भी एक पहले लिखा है, 4 बाद में लिखा है। लेकिन जो 4 बाद में लिखा है वो बहुत बाद में नहीं लिखा है। अब समझना, जो बीच की भी घटना वो क्या कह रहा है, पहली फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, दक्षिण भारत में पहली कंपनी कब लगी। तो भैया क्या 20 साल 30 साल तक अंग्रेजों ने कंपनी नहीं लगाई थी? इससे भी पता चलता है चौथा हमेशा क्या होगा, चौथा लास्ट में होगा। चौथा कहां पे होगा? चौथा लास्ट में होगा। ये तो क्लियर सी बात है भैया कि चौथा कहां होगा, चौथा लास्ट में होगा। तो चौथा लास्ट में होगा, मतलब ए और सी में से ही कोई ऑप्शन बनेगा। अब आप ये अब भाई, अब चलो अब आप क्वेश्चन को समझो। अब और भी आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। इसका जैसे ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी को पहले टिक मार देता हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब जब मैं सी को टिक मार रहा हूं तो यानी 2 की घटना पहली हुई है, 2 नंबर, यानी सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना हो गई थी। चलो ये क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 1 नंबर की क्वेश्चन आती है, यानी थॉमस रो आया था। तो सूरत में कंपनी की स्थापना हो गई थी, उसके बाद थॉमस रो के आने की घटना है। अगर मान लो विलियम हॉकिंस लिखता तो वो उसके पहले की घटना होती। फिर कह रहा है 3 नंबर की घटना है, यानी दक्षिण भारत में कंपनी स्थापित की गई थी। फिर कह रहा है 4 नंबर की घटना है, जो कि सुल्तान वाली घटना, ठीक है, मतलब गोलकुंडा के सुल्तान वाली घटना। अब एक चीज समझो, सूरत में कंपनी की स्थापना, यही ट्रिक है कि सूरत में कंपनी की स्थापना पहले हुई थी, दक्षिण भारत में कंपनी की स्थापना उसकी बाद की घटना है, ठीक है, यानी मछलीपट्टनम वाली घटना उसके बाद की है, ठीक है। 1613 में मतलब कंपनी की स्थापना हो गई थी। फिर थॉमस रो जाता है, परमिशन लेगा, फिर मछलीपट्टनम में स्थापित होता है, ठीक है। थॉमस रो की परमिशन के बाद मछलीपट्टनम में स्थापित होती है। तो 2 ऑप्शन, यानी इसको भी 50-50% आप जिसको नहीं भी आ रहा था वो बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेता है इसको। अब देखो 50-50 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये कुछ ट्रीटीज है, पीजीएम मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रीटी का नाम क्या लिखा मैंने, यहाँ पे ट्रीटी का नाम लिखा है पीजीएम। पीजीएम मतलब पूना, ग्वालियर और मंदसौर, पूना, ग्वालियर और मंदसौर लिखा है। अब पीजीएम का मतलब आपको बताता हूं, ठीक है, पीजीएम आपको मतलब समझाता हूं। अब देखो हुआ क्या था, अंग्रेजों के साथ ये कुछ ट्रीटीज है, ठीक है, अंग्रेजों के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो पीजीएम को आप कैसे तैयार करना है, पूना,
ग्वालियर और मंदसौर। तो इसमें याद करो पूना की ट्रीटी किसके साथ हुई है? पेशवाओं के साथ। तो पी से पी मैच कर रहा है, ठीक है। ग्वालियर के क्या थे? सिंधिया थे, तो ग्वालियर क्योंकि सिंधिया, जीएस, ठीक है। अच्छा, मंदसौर की ट्रीटी, तो मंदसौर में जो ट्रीटी थी वो किसके साथ थी? होलकर के साथ ट्रीटी थी, ठीक है। अब मान लो कल को यही मैच करने में, ये जो कालानुक्रम वाला क्वेश्चन आया है, ये मैच दी कॉलम में क्वेश्चन आ जाए, तो मैच दी कॉलम में आ जाए, मतलब ऐसे मैच करा तो निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पी से पी, यानी पूना की संधि हुई है पेशवाओं के साथ। ग्वालियर से आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां पे है? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर इजी जगह। फिर आप इजिली एक ही बच रहा है, मंदसौर को आपने मिला देना होलकरों के साथ। तो ऐसे सुमेलित नहीं है भी क्वेश्चन, या सुमेलित है करके भी क्वेश्चन बना के इसको दे सकता है। तो आप लोग तैयार हो, ये ऑर्डर यही है, पीजीएम, ठीक है। जैसे पीटीएम पेरेंट्स मीटिंग हम लोग याद करते हैं ना, तो पीजीएम याद करो, पेरेंट्स ग्वालियर मीटिंग, ठीक है, पेरेंट्स की ग्वालियर मीटिंग, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा स्कूल भी है। लाखों में, मतलब कईयों लाख में उसकी फीस सुनते हैं, 20-25 लाख। एक दिन यूट्यूब पे तो मैं देख रहा था, कोई तो मीडिया कवर करती, बहुत सुविधाएं भी, बहुत बड़े बिजनेसमैन आते हैं पढ़ने। शुरू में पूछ लिया था भाई आप करने वाले क्या हो, उस हिसाब से पढ़ाई कराई जाती है। और कोनो उसमें आईएएस की तैयारी नहीं करते, ठीक है, और कोनो पीसीएस की तो तैयारी कोनो नहीं करते। लाखों रुपए फीस दे के पीसीएस की तैयारी कोनो कर, ठीक है। उनके घर के बच्चे, ये सब छोटी छोटी नौकरी है, उनके लिए छोटी नौकरी है भाई, अपने लिए तो भाई राजा की नौकरी है, ठीक है। 16वीं, चल भाई ये हो गया। अब आ जाओ 17वां नंबर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 18वां। क्यों? अच्छा, ऐसा नहीं, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब मास्टर साहब भागना चाह रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे, इसके एक्सप्लेनेशन आपके पास है इसलिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये जो नेटिव इन्फेंट्री का विरोध हुआ ना, जितनी भी नेटिव इन्फेंट्री का विरोध हुआ है, 99% नेटिव इन्फेंट्री का विरोध 1857 के पहले हुआ है, कभी भी उठा के देख लेना। और 1% जो, हालांकि नेटिव इन्फेंट्री ने तो विरोध किया ही नहीं है, 1857 के पहले जो विरोध कर लिया। 1857 के बाद रॉयल नेवी विद्रोह हुआ है, यानी नेवल विद्रोह आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग 1947, अराउंड 1947, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और इसके बीच में, ठीक है। जैसे रॉयल नेवी विद्रोह आप देखोगे कि जब आजाद हिंद फौज पे दिल्ली मुकदमा चला जा रहा था, तब लगा था, तब किया था उन्होंने। यानी सारे नेटिव इन्फेंट्री के विरोध क्या है ना, पहले आपको होते हैं 1857 के। ये घटना 1857 के पहले की, ये घटना 1857 के पहले की, ये घटना 1857 के पहले की है, ये 1862 लिख दिया। 1862 में भाई 1858 का एक्ट आया था, ब्रिटिश साम्राज्य ने उस एक्ट में सुधार किया था, उन्होंने एनालिसिस किया था कि क्यों विद्रोह हुए। फिर उन्होंने हर एक इन्फेंट्री में ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ा दी थी। तो भैया विद्रोह कहां से होगा? सीधी सी बात है ना, यहां पे तो अल्पमत में आ जाएंगे फिर। तो ये आंसर गलत था, कुछ भी नहीं पता था आपको, मतलब आपको तैयारी नहीं करना था इसको, और आपका आंसर क्लियर था कि भैया इसका आंसर ये होना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ब्रह्म समाज के बारे में तो हमको पता है, ब्रह्म समाज सुधार के लिए समाज था, बहुदेववाद की जगह एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा के खंडन पे इसने जोर दिया, ठीक है। हालांकि ब्रह्म समाज ने कि कर्म के सिद्धांत, पुनर्जन्म, इस पर साइलेंट रहा खुद को, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि ब्रह्म समाज, ये ब्रह्मो समाज लिखा गया है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, देव समाज, प्रार्थना समाज, जितना समाज है, देवबंद आंदोलन, मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन में जाओ, जितने मूवमेंट्स हैं सबके कौन से इनके निर्माता थे, ऑर्डर तैयार कर जाओ कम से कम 7-8 का। यूपी में जितने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, चाहे वो अलीगढ़ आंदोलन हो, चाहे वो देवबंद आंदोलन हो, चाहे वो वहाबी आंदोलन हो, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग हो, ठीक है, किसने शुरू किया, ये मेंस में मैंने कराया है, वहां से कर जाओ। अब देखो ये टैक्स 03 वैक्सीन, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं अपने करेंट अफेयर में। ये मई में हमें करेंट अफेयर था। टैक्स 03 डेंगू से संबंधित एक वैक्सीन, ये मतलब एक वैक्सीन है, दिमाग रखना, ठीक। इसको करेंट अफेयर में कराने वाला हूं, तो यहां पे टाइम नहीं खत्म करूंगा, ठीक। ऑलरेडी करेंट के टॉपिक तैयार है, तो क्यों टाइम खत्म करूं। अब देखो 21वां नंबर क्वेश्चन, आ जाओ। बस मैं यहां से देखो, इस क्लास का ये है, आपको क्वेश्चंस कैसे करना होता है ना, वो समझाना मेरा यहां पे मकसद है कि भाई, ताकि पेपर में आप यार सक्षम हो, आप क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो, कोई दिक्कत ना है आपको पेपर में। अब यहां पे 3 घटना लिखी गई है कि भाई इनमें से कौन सी घटना, ये घटनाएं किस वायसराय से संबंधित है,
1858 से भारत का गवर्नर जनरल वायसराय बन जाता है और राज्य सचिव का एक पद क्रिएट किया जाता है। हमको पता है कि कैनिंग के द्वारा, आइए मतलब आपको बताना मैं सही हूं कि नहीं, कैनिंग प्रथम वायसराय था कि नहीं, और अगर कैनिंग ही प्रथम वायसराय होगा तो कैनिंग के द्वारा ही इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का जो पत्र था, घोषणा था, उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा चलो यहीं पे होमवर्क ले लो, आप सब देखते हैं आप लोग आंसर करते हो कि नहीं। 3 दिल्ली दरबार हुआ है, 3 दिल्ली दरबार हुआ है। ओके, तीसरा वाला मैं बता देता हूं, बाकी 2 कब हुआ आप बताओ। तीसरा वाला 1911 में हार्डिंग के ड्यूरेशन में हुआ था। इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए थे और इनकी महारानी मेरी आई थी। मेरी महारानी नहीं, पंचम की महारानी मेरी वाली महारानी थोड़ी है ठीक, अच्छा चल ठीक है भाई। तो पहला दूसरा तुम लोग बताओ भाई। इसी में कोलकाता से राजधानी भारत की दिल्ली शिफ्ट की गई थी, इसी वाले में। ठीक है, अब देखो आपको कराता हूं, गांधी इरविन पैक्ट का नाम आपने सुना है? गांधी इरविन पैक्ट का नाम सुना है? गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है कि भाई गांधी जी आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 पे जाना है, यह सहमति है। गांधी जी की कुछ बातें इरविन मान लेते हैं कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ देंगे, तो उसमें भगत सिंह को छोड़ने पे सहमति नहीं जाती, बाद में भगत सिंह की फांसी दी जाती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से ये मुझे आपको बता दूं, वो बताओ 1929 का वार्षिक अधिवेशन है या वो 1930 का वार्षिक अधिवेशन है? ठीक है, और कहां हुआ था जिसमें गांधी जी कहते थे कि गांधी मर सकता है, गांधी डेड। ठीक है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीज्म नहीं, गांधीवाद नहीं, नो गांधीवाद, गांधीवाद जिंदा रहेगा, यानी गांधी जी को गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तुमको पता भैया कि नमक कर आंदोलन चलेगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या होगा कि इरविन बोलेगा रोको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन इसमें आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, केवल और केवल दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 जिसमें गांधी इरविन पैक्ट होता है। 2 महात्माओं का सम्मेलन, इस पैक्ट को कहती हैं कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू 2 महात्माओं का सम्मेलन कहती हैं। इसी के बाद से महिलाओं को लीड करने के लिए सरोजिनी नायडू गांधी जी की तरफ से मतलब जाती हैं। मदन मालवीय भी जाते हैं गांधी जी के साथ। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं। राजपुताना पे बैठे गांधी जी जाते हैं। ठीक है, वहां पे बताओ कि कौन पीएम था जिसके साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं गांधी जी। फिर सांप्रदायिक जो पंचायत की घटना यहीं पर होती है, गांधी जी नाखुश हो जाएंगे, छोड़ छाड़ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाते हैं भारत, और यहाँ पे अनशन करने बैठ जाएंगे, उठा के इनको पूना जेल में कैद भर दिया जाएगा। यहाँ पे आते ही वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 स्टार्ट कर देते हैं, सेकेंड फेज, उठा के इनको पूना जेल में बंद कर जाएगा। मतलब भीमराव अंबेडकर साहब आते हैं। ठीक है, वो आएंगे, पता चलेगा गांधी जी तो मतलब यहाँ पे ठीक है अनशन पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो दलित वर्ग को यहाँ पे सांप्रदायिक पंचायत में शामिल किया गया था, उससे ज्यादा सीटें गांधी जी दिए थे। बाद में जब पूरा पैक्ट हुआ था, बहुत सीटें उससे ज्यादा दिए थे, लेकिन उनका था कि मतलब ये एक तरीका है, फूट डालो राज करो, और हिंदुज्म को कमजोर करने का तरीका है। बाद में ये बात भीमराव अंबेडकर साहब समझ भी जाते हैं। ठीक है, और वो समझौता कर लेते हैं, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट इसी को हम लोग कहते हैं, या यरोदा पैक्ट कहते हैं, क्योंकि यरोदा जेल में थे गांधी जी, तो यरोदा पैक्ट भी इसको कहते हैं। इस पे गांधी जी ने सिग्नेचर नहीं किया है, सिग्नेचर मदन मोहन मालवीय ने किया है। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी बातें आपको बता दिया। तो यानी इरविन भैया कब तक रहेंगे बताओ? 1935 तक इरविन, 1935 का एक्ट है ये, 35 से इरविन रहेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 फेल हो रहा है, यानी इरविन सफल नहीं हुए हैं, थोड़ी दिन बाद हटा दिए जाएंगे और इनकी जगह कोई और आएगा। जो आएगा उसकी समय की घटना ही है, यानी लॉर्ड इरविन के टाइम की घटना तो है नहीं है, काट दो। आपको बस इस क्वेश्चन को करते समय इतना ही ध्यान में रखना है कि भैया इरविन के बाद कौन आया था, बस इतनी सी बात याद रखनी है। पूना पैक्ट की भी घटना उन्हीं के समय की है, बस इतना सा तैयार रखना है। तो आपका इसका आंसर मुझे लगता है कि एक सेकंड, विलिंगडन है क्या शायद, एक सेकंड मुझे टाइम देना है ताकि मैं इसका सही आंसर देख लूं, कुछ तो मैं भूल गया। हाँ, विलिंगडन ही है, विलिंगडन ही है। ठीक है,
ठीक है, विलिंगटन इसके आंसर से। अब देखो बहुत सारी चीजें यहां पे समझा दी आपको। ओके, आ जाओ भाई। अब देखो यार, ये सब आपको याद करना है, फैक्चुअली क्वेश्चंस है, याद करो आप लोग। अब आपको 24वां नंबर क्वेश्चन मैं तैयार करा रहा हूं। ठीक है, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहली बार किस मुस्लिम ने अध्यक्षता, पहली बार किस अधिवेशन की तरह किसी मुस्लिम ने किया पहली प्रथम बार? कौन कौन से मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं? कितनी बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है? किन किन जगहों पे कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में रहा है? किन किन लोगों ने अध्यक्षता किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आता है। पहली महिला कौन थी? ये क्वेश्चन बन के आता है। कौन प्रथम ब्रिटिश कौन था जिसने अध्यक्षता किया? ये क्वेश्चन बन के आता है। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, सही ना? हाँ, सरोजिनी नायडू थी, कानपुर में इन्होंने अधिवेशन किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के आता है। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन संबंधी महत्वपूर्ण डिसीजन, स्वराज का डिसीजन कब लिया गया? ठीक है, अगले साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये डिसीजन कब लिया गया? बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं जब हुई थी उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जैसे 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, 1916 में कांग्रेस पैक्ट होता है, गरम दल और नरम दल का मिलन होगा, तो अध्यक्ष कौन था? ओके, असहयोग आंदोलन अध्यक्ष स्टार्ट हुआ, तो अध्यक्ष कौन था? समन्वय आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो अध्यक्ष कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अंतिम अध्यक्ष गुलामी के ड्यूरेशन में कौन था? ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। इस टाइप के गांधी जी ने किस अध्यक्षता की? ठीक है, किस अधिवेशन की? वो एक ग्रामीण अधिवेशन था, वो क्वेश्चन बन के आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आपके बन के आते रहते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार रहना चाहिए। पहली बार किसमें वंदे मातरम गाया गया? किसमें राष्ट्रगान को गाया गया? ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, तो 24वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देखो क्या क्या क्वेश्चन बता हमको पता कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके बाद से इसके वार्षिक अधिवेशन मनाए जाते हैं। एक संस्कृत कॉलेज था जहां पे इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन मनाया गया महाराष्ट्र में। आप उसका आंसर भी बता सकते हो, वो कौन सा संस्कृत कॉलेज था? दादा भाई नौरोजी, अगर आई एम राइट, तो उसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, केवल 72 मेंबर्स ओनली पार्टिसिपेट इन फर्स्ट, ठीक है, अधिवेशन। ठीक है, ओके, कोई नहीं, तो ये हो गया। तो देखो रहमतुल्लाह सयानी साहब थे। इस देखो वंदे मातरम, आजकल देखो कितना लोग भी मतलब आंख मूंद के लोग यार वंदे मातरम का विरोध कर देते हैं। आप सोचो कि पहली बार जब कांग्रेस ने वंदे मातरम कांग्रेस का अधिवेशन में गायब किया, एक मुस्लिम अध्यक्ष था, उनका नाम था क्या? रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी। ये 12th अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था 1896 का। वंदे मातरम इसी समय गाया गया था। ओके, स्वराज वर्ड तो पहली बार यूज तो वैसे दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती का हमको पता है आर्य समाज है, इसी में इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिन्होंने हिंदुज्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया, उनको वापस उनका शुद्धिकरण करके वापस हिंदुज्म में उनको स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके दयानंद सरस्वती की है। सत्यार्थ प्रकाश अगर इनकी बुक्स का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की बुक का नाम है। ये सारी बातें। स्वराज शब्द किसने दिया? ठीक है, तो स्वराज शब्द अगर यहाँ पे दयानंद सरस्वती रहते हैं तो आंसर बनते दयानंद सरस्वती, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने सर्वाधिक इस्तेमाल किया है स्वराज शब्द का। बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है। गांधी जी के अतिरिक्त एक मुस्लिम सदस्य ने, एक मुस्लिम हम लोग कह सकते क्रांतिकारी ने भी इनको कंधा दिया था। आप उनका नाम बता सकते हो। इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया, होम रूल लीग की स्थापना की थी। गांधी जी इस होम रूल लीग की बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रथम बार अपनी बुक्स की वजह से इन्होंने एक बुक लिखा था केसरी बुक के कारण। ठीक है, बोलो जुबा केसरी वाला बुक नहीं, ठीक है, वो गलत बुक है। ठीक है, वो पान गुटका वाला बुक है, और ये दूसरी, ये मतलब इस बुक की कोई तुलना ही नहीं भाई, केसरी। तो केसरी बुक के में इन्होंने इनके स्टेटमेंट की वजह से इनको जेल में डाला गया था। तो कोई पूछे कि कौन प्रथम बार जेल गया, तो तिलक जी है। हालांकि इस पर डाउट भी है, बट आयोग तिलक ही मानती है। ठीक है, ये चीज मान रहा है, मुझे पता है अभी कमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग ये कर लोगे। तिलक जी के बारे में और फैक्ट जानना चाहते हो? और तिलक जी कब जेल गए थे और कब जेल से छूट के आए, ये बता दो। 1916 में जो पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट, उसमें तिलक जी शामिल थे। कभी भी इन्होंने वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कभी अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, लाला लाजपत राय बताओ क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अब बताओ लाला लाजपत राय की कब डेथ हुई थी, वो कौन सी घटना थी?
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आप पता है कि दो बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। दूसरी बार पट्टा स्वामी, जो कि पट्टा स्वामी ना थे, गांधी जी के सपोर्ट से, मतलब वो उनको हराए थे। ठीक है। अब देखो, तो फिर गांधी जी नाराज हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। 2 टाइम त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन। अब बताओ, त्रिपुरी में पूर्णतः अधिवेशन चलाते हैं ये, या हरिपुरा में चलाते हैं? यानी वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें ये रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस से? कांग्रेस से रिजाइन करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। बाद में जो आपकी स्टेशन का नाम था आजाद हिंद फौज से जुड़ेंगे। ठीक है। ये सारी बातें एससी बोस के ड्यूरेशन की है। अभी एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक मूवी नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर मूवी नहीं आई है, अभी एक मूवी आई है। महाराष्ट्र में अक्सर उनका विरोध होता रहता है, मतलब समर्थन और विरोध। कांग्रेस बहुत विरोध करती है और समर्थन। एक सेकेंड, रणदीप हुड्डा की मूवी आई थी। ठीक है, रणदीप हुड्डा की मूवी थी, और वो मूवी थी वीर सावरकर। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी पर्सनालिटीज़ का अगर नाम एक बार दिमाग से उतर जाए ना, तो मतलब शर्म आनी चाहिए। और ठीक है, आप ये मूवी जरूर देखना। आप बोलोगे सर प्रचार करने बैठे हो, तो नहीं भाई, इस मूवी में इंडियन नेशनल मूवमेंट की इतनी घटना बताई गई है, और जितनी घटना बताई गई है सब पे नोट्स बना जाओ। सारी घटना, चाहे मैडम भिकाजी कामा की घटना हो, सुभाष चंद्र बोस वाली घटना हो, एक एक घटना इसमें समझाया गया है। आप एक एक घटना पे नोट्स बना सकते हो। ठीक है। बाकी भाई गांधी जी के बारे में तो गांधीवादी चरण हम लोग देखने वाले हैं। ठीक। चंपारण की घटना कब हुई? तो चंपारण की घटना हमको पता चल 1917 में घटना थी, 1917 की। 16 के बाद से यहाँ पे रामचंद्र शुक्ला जी मिलते हैं और लेके जाएंगे गांधी जी को चंपारण। 1917 का वहाँ पे जांच समिति बैठेगी। मेंबर्स उसमें गांधी जी भी रहते हैं, लेकिन उसमें एफजी स्ले क्या करते हैं, ये उस जांच कमेटी के प्रेसिडेंट रहते हैं। इसमें अनुग्रह नारायण इसके मेंबरान नहीं रहते हैं। ठीक है। जिंदा पीर हमको पता है औरंगजेब को कहा जाता था, औरंगजेब को कहा जाता था। आगे आओ, हड़प्पावासी माप और तोल में बिल्कुल थे। आप बाट बटखरे का फोटोज देखते हो। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पहले इंग्लिश का भी निकालने। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन। अभी 28 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक, 28वां नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। 28वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 28वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हड़प्पावासी उचित माप, वजन और माप विकसित किए। तो हमको पता कि भाई कि इनके वजन की प्रणाली क्या थी? 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 32। इस अनुपात में 2 गुने के अनुपात में इन्होंने बाट बटखरे तैयार किए थे। ठीक है। हड़प्पावासी मापने और तोलने का इस्तेमाल, मतलब मापने वाले पैमाने का इस्तेमाल करते थे, जिसमें 1 इंच लगभग 1.75 सेंटीमीटर का होता था। ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है। एक ये कहा भी जाता है कि हड़प्पा का जो दौर था वो एक वाणिज्यिक दौर था। ठीक है। पैमाने भी यहाँ पे बहुत सारे हाथी दांत के पैमाने मिले, बहुत सारे पैमाने आपको वहाँ से लोथल से मिले हैं। लोथल हमको पता है गोदीवाड़ा शहर था। नाव का चित्र आपको मोहनजोदाड़ो और लोथल से मिला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं हड़प्पीय लोकेशन के जो आपको तैयार करना चाहिए। ये दोनों फैक्ट्स सही लिखा हुआ है। ठीक है। यहां तक भी कहा जाता है कि भाई कि हड़प्पा वासियों ने बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया हुआ था। ठीक है। ऋग्वेद में किस जानवर का उल्लेख नहीं है? भैया बताओ, किस जानवर का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है? ठीक है, कोई बताएगा क्या? उल्लेख नहीं पूछ रहा है, उल्लेख है नहीं पूछ रहा है। ठीक है। ऋग्वेद में बाघ का उल्लेख है कि नहीं है? बैल का? भाई बैल तो सर्वथा पूजनीय है था। कुबड़ वाला बैल याद करो, हड़प्पा सभ्यता से ही पूजनीय था। तो 29 का क्या होगा बताओ? ऋग्वेद में बैल होगा कि नहीं होगा? बैल यानी कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य आपको हड़प्पा ड्यूरेशन में मिले हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आते आते थोड़ा सा इंपॉर्टेंस गाय को ज्यादा मिल जाती है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल आते आते तो बैल का थोड़ा वैसे बैल का चर्चा तो, ठीक है, अगर ऋग्वेद में देखोगे नहीं मिलता है। ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब देखना, कभी कभी दिमाग में रखना, ये दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं जाना चाहिए कि भाई बैल की घटना तो ऋग्वैदिक पीरियड में मिलती है,
नहीं मिलती है, ये तो हड़प्पा पीरियड में मिलती है। भाई ये टाइम ऑफ फ्लो है, वही तो समय का विस्तार हो रहा है, ठीक। तो बैल मिलते हैं, बैल का साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। घोड़ा के, हालांकि घोड़ा देखो अपना मतलब यहाँ पे स्थानीय मूल का नहीं माना जाता है, ठीक है, इसी के लिए घोड़े का मतलब अस्थायी निवास था, हड़प्पा पीरियड में नहीं माना था। हालांकि छोटा गंडोर से कुछ हड्डियां मिली हैं, अवशेष मिले हुए हैं, लेकिन घोड़ा अस्थायी नहीं माना जाता है। अरब से माना जाता है कि वहां से लोग आए होगा, यहाँ की मूल निवासी नहीं थे, ठीक। इन दो के बारे में चर्चा मिली है, दूसरा और चौथे के बारे में चर्चा नहीं मिली है। आंसर क्या है? बी है, ठीक है। ओके, ये फैक्ट्स याद करना बहुत आसान होता है। जैसे कुतुब, मैं बार बार याद कर रहा हूं, जैसे कुतुब मीनार कैसा है? कुतुब मीनार आप देखोगे ऐसे एक 5 मंजिला ऐसे मीनार बना गया है, ठीक है, 5 मंजिला मीनार है, ऐसे बीकर टाइप का, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 5 मंजिल मान लो, ठीक है। 5वां मंजिल में ऐसे एक छज्जा टाइप का है, ठीक है। अब मान लो इसमें 3 इंपरर लगे हैं, यानी 3 शासकों ने मिलकर निर्माण किया है। ऐबक, इल्तुतमिश और तीसरा वजह क्या फिरोज शाह था। चौथा मंजिल डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर चौथे और 5वें का निर्माण इसने किले करवाया था। क्या फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? अब कुतुब मीनार को तुम छोटा सा ऐसा गोल काटो तो ऐसा गोल सा हिस्सा निकलेगा। कुतुब मीनार को काटोगे तो ऐसा गोल सा हिस्सा निकलेगा। किसी भी ऐसे मान लो ऐसी कोई खड़ी चीज है, उसका एक छोटा सा हिस्सा काटोगे कैसा निकलेगा? गोल। तो कुतुब का गोलकुंडा, कुतुब शाही कहां गया? बी का 3। बी का 3 हो गया, ए का 2 हो गया, ठीक है। ए का क्या हो गया? ए का 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब निजाम शाही देखते हैं, ठीक है। निजाम शाही, अच्छा पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई कुतुब शाही डायनेस्टी की नींव किसने रखी, तो कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह की वजह से इसको हम लोग कुतुब शाही डायनेस्टी कहते हैं। इसलिए निजाम शाही डायनेस्टी, ठीक है, मलिक अहमद के द्वारा रखी गई थी। निजाम शाही डायनेस्टी की नींव मलिक अहमद के द्वारा रखी गई थी, तो अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया। सर की डायनेस्टी भाई मलिक सरवर के द्वारा, जौनपुर, मिला लो इसलिए हो जाएगा। सर की डायनेस्टी की नींव हमको होता है कि दिल्ली सल्तनत की ड्यूरेशन में पड़ती है, ठीक है। और लोधी में से कौन सा लोधी शासक था जिसने सर की डायनेस्टी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? ये आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद से आप अष्टांगिक मार्ग के बारे में क्वेश्चन पे आंसर सीधा लिखा हुआ तो देख लेना। द्वार समुद्रम किस राजवंश से, ये फैक्ट्स देख लेना है। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 33वां नंबर क्वेश्चन। किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? अच्छा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि कोई हिंदू शासक धारण करेगा कि मुस्लिम? हिंदू। एक ही हिंदू शासक का नाम है यहाँ पे, बुक्का प्रथम। हम होता है विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी, हरिगर और बुक्का ने। आंसर मिल गया। कई क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा ऐसे। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यंक डायनेस्टी आपको मगध में देखने को मिलती है, मगध की डायनेस्टी थी। मगध में 4 डायनेस्टी रही है ना, उनका नाम चाहो तो बता दो। नागदासक लिखा है कि नागदशक होगा, हर्यंक वंश का अंतिम होता। नागदशक की हत्या करके कौन सी डायनेस्टी की नींव पड़ती है? ये चाहो तो बता दो, ठीक है। आगे कह रहा है एमबीटी, कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या टोकन मुद्रा असफल रही, तो एमबीटी के ड्यूरेशन में क्या है? दिल्ली सल्तनत का ड्यूरेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं? GKTSL ये क्रम है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये आने का क्रम है। तो इसी में क्या है? तुगलकों का एक शासक था, उसका नाम क्या है? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक भी बोलते हैं। इसके ड्यूरेशन में इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई, तो ये टोकन करेंसी लाना स्टार्ट किया। तो घर घर में टकसाल लग गया। टोकन करेंसी एक सांकेतिक करेंसी थी, घर घर में टकसाल लग गया, यानी उसको रेगुलेट नहीं कर पाया, उसको नियंत्रण नहीं कर पाया, इसके लिए टोकन करेंसी इसकी फेल हो गई। योजना निर्माण में बहुत बेहतरीन योजना निर्माण करता था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़ा लिखा योग्य शासक था, लेकिन फेल कर जाता था। कथन कारण की व्याख्या करता है, नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण फेल कर गई। राजधानी ट्रांसफर करता है ये, वो भी फेल कर जाती है। बताओ कहां ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अलाउद्दीन के दक्कन अभियान में वित्तीय उपकृत अलाउद्दीन खिलजी, देखो कंट्रोल कर, देखो अलाउद्दीन और औरंगजेब दोनों ने साउदर्न अभियान किया है। अलाउद्दीन के अभियान का उद्देश्य था रुपया, आर्थिक संपन्नता।
खिलजी जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी जिस वक्त दक्कन अभियान किया था उस वक्त तो शासक भी नहीं था, मेरा पूछे चल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये वित्तीय उपक्रम थे, सही बात है। वो दक्कन राज्यों में अपनी अधीनता चाह रहा था, तो ये नहीं, कारण गलत है, कारण एक ही जगह गलत, कथन और कारण को एक ही जगह गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये देखो अलाउद्दीन, ठीक है, का जो दक्कन अभियान था वो फाइनेंशियल था। ओके, नेक्स्ट 40वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 40वां नंबर क्वेश्चन, 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए ट्रिक आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसके लिए ट्रिक दिमाग में रखना होगा। एक सेकंड में वो ट्रिक ढूंढ के निकाला। अब देखो, ऐसे ट्रिक्स के लिए ऐसे क्वेश्चन लेके क्या करो, आप यूट्यूब पे जाया करो, बता देता हूं आपको। हालांकि मैं सारी ट्रिक्स का वीडियो बना ही दूंगा। यूट्यूब पे जाओ, ऐसे मान लो कि आप प्राइम मेरिडियन सर्च करो, प्राइम मेरिडियन कंट्री, आपको शॉर्ट वीडियो, उसके ऐसे शॉर्ट वीडियो पे जाना। कई सारे इंस्टीट्यूट ने शॉर्ट वीडियो के थ्रू इनको समझाया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे करता हूं, तो मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट भी ऐसे कर ले। ठीक है, ओके, रुकिए, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने क्या किया, ऊपर प्राइम मेरिडियन कंट्री सर्च किया, ठीक है, यूट्यूब पे। अब यहां पे शॉर्ट्स पे गया, स्क्रीन कहीं दिख रही क्या? अब शायद दिख रहा होगा। ठीक, तो मैं क्या किया, अब देखो उसके बाद से मैंने शॉर्ट्स पे गया। शॉर्ट्स पे जब मैं गया तो मुझे इतने ट्रिक्स के वीडियोस मिल गए, इतने ट्रिक्स के वीडियो मिले। अब मुझे इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो मुझे समझ में आएगा वो मैं लिख लूंगा। जैसे इसमें एक ट्रिक है जिसमें बताया गया है, इसका ट्रिक का इंग्लिश वाले में लिख दूं क्या? इधर लिख देता हूं। वो था ट्रिक, तुम फंस गए बबलू। ठीक है, याद कर जाओ, वो बबलू वो वाला मिर्जापुर आ भी रही है। ठीक है, तुम फंस गए बबलू। अब यहां पे ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये तीन कंट्री, ये तीन कंट्री है। अब देखो, तो टी से यहां पे क्या हो जाएगा? टी से एक कंट्री है टोगो। टी से जो कंट्री उसका नाम क्या है? टोगो है। अब यू से जो कंट्री है, यू से, ठीक है, यू से जो कंट्री है उसका नाम है यूके, और एम से जो कंट्री है उसका नाम है माली। तुम टोगो, यूके, माली। एफ से क्या हो गया? एफ से फ्रांस हो गया, एफ से फ्रांस हो गया। ए से अल्जीरिया हो गया, एस से स्पेन हो गया। तुम फंस गए, ये हो गया। गए, क्या पे जो आपको गए दिख रहा है, गए से आपका क्या हो गया? ये पूरा गए में केवल जी, जी से घाना, घाना हो गया, जी से घाना हो गया। बबलू में आपको बी दिख रहा है, तो बबलू में बी दिख रहा है, इसका हो गया बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। ऐसे आपको तैयार करना होगा। और लास्ट में आप जाएंगे अंटार्कटिका बेल्ट पे, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलता है क्वीन मॉड लैंड। ठीक है, ठीक है, और क्वीन मॉड लैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साउथ में एकदम जाओगे तो ये आपकी कंट्रीज हो गए। तो यानी ऐसे मेरे कहने का मतलब क्या है ना, मेरे बस कहने का मतलब ये था, ऐसे चीजों को आप इन ट्रिक्स के थ्रू तैयार किया करो। एक एक चीज मैं इसी के लिए प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूं। मैं हालांकि मैक्सिमम के प्रूफ जो शॉर्ट्स है मैं खुद एक जगह नोट्स करके आपको करा दूंगा।